चलिए सब लोग जुड़ जाइए। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का यह सौभाग्य सीरीज है। संध्या 8 बजे ही रोजाना आ जाते हैं लाइव, लेकिन आज थोड़ा लेट होगा, इनफैक्ट बहुत लेट हो गया है। मॉक टेस्ट नंबर ये 10 नंबर है, तो आप इससे जुड़िए, दोस्त को भी शेयर कीजिए और लोग को भी जोड़ने के लिए बोलिए और जुड़ने के लिए बोलिए। एक प्रश्न पिछले क्लास में हम पूछे थे, बहुत लोगों ने इसका कमेंट सेक्शन में जवाब भी दिया। प्रश्न था क्या, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा उच्च सदन है बिहार में उच्च सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए बिहार में कुल 16 सीट है, कुल 16 सीट है। चलिए ये था आपका उत्तर। अगले मतलब आज का जो प्रश्न है आपके लिए, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर सही क्या होगा। 32, 54, 75, 16 बताइए बिहार में लोकसभा का कुल कितना सीटें हैं? चलिए ये प्रश्न लोकसभा ना, एक ऑप्शन आप 40 रख लीजिए, 40 लिख लीजिए, यहाँ पे 40 रख लीजिए, ऑप्शन बी नंबर में 40 ऑप्शन रख लीजिए। अब बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुष के युग्म समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मतलब दफनाया जाता था, जिन लाशों को दफनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, उस दफनाने के क्रम में होता था क्या भाई वहां पे कि महिला और पुरुष को साथ में भी दफना दिया गया है, जिसे आप युगल समाधान कहते हैं। ये युगल समाधान का यानी स्त्री और पुरुष का जो साक्ष्य मिला है समाधान का, कहां से युगल मिला है सर? मौजूदों से, लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा का कब्रिस्तान से। तो आपको बता देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल भोगवान नदी के तट पर, किस नदी के तट पर सर? भोगवान नदी के तट पर, भोगवान नदी के तट पर है, याद रखिएगा भोगवान नदी के तट पर है लोथल। लोथल एक बंदरगाह नगर है लोथल। आप लोथल जो शहर है सर, ये गुजरात के भोगवान नदी के तट पर है। और आपको बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल से कि लोथल में गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है, जिसे आप डोकयार्ड कहते हैं। यह पत्तन नगर है या सिंधु घाटी सभ्यता का। तो भोगवान नदी के तट पर सर गुजरात राज्य में, किस राज्य में सर? गुजरात राज्य में है। एकदम एक और से याद होना चाहिए यहाँ से युगल समाधान। आपको एक और बात बता देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के में जो घर मिला है बाबू, वहां पे सभी घरों का दरवाजा मुख्य रोड के तरफ नहीं, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, पीछे की तरफ। लेकिन आपको लोथल में आगे की ओर मिलेगा, मुख्य सड़क की ओर दरवाजा खुलता था लोथल का। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? दांडी यात्रा शुरू की थी नमक सत्याग्रह के पहले। अब दांडी जाएंगे गांधी जी, कहां से सर? साबरमती आश्रम से। कब शुरू किए थे? 10 मार्च 1930, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च। तो आपको बता दें 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च का शुभारंभ किया। कब पहुंचा था? ये साबरमती आश्रम से चलना प्रारंभ हुआ 12 मार्च को। और आपको बता दें 6 अप्रैल को कब? 6 अप्रैल को कब सर? 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक ग्राम पहुंचेगा गांधी जी, पहुंचेंगे। अब वहां पर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा गया और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं उसी में नमक कानून तोड़ने के बाद प्रारंभ हुआ था। दूसरा का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है बाबू, तिलक के विचारों से प्रभावित होकर, देखिए विचार किसी न किसी का पर देता है लोग, जैसे हमारा विचार से आप प्रभावित हो सकते हैं शायद। तो तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु यानी दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, ये जो चापेकर बंधु था सर, ने पुणे में अंग्रेज अधिकारी श्री रेंड एवं एमहर्स्ट होना चाहिए तो रेंड पर हमला किया। श्री रेंड क्या थे? ये श्री रेंड पे जो हमला किए थे भाई, रेंड, एमहर्स्ट, ये सब व्यक्ति थे। वो व्यक्ति था कौन? किसने हत्या किया था? चापेकर बंधु ने। वो व्यक्ति कौन था सर? सैन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्लेग समिति के प्रधान या फिर वायसराय के सलाहकार कौन थे? तो आपको बता देते हैं तिलक से प्रभावित होकर चापेकर बंधु ने रेंड एवं एमहर्स्ट का जो हत्या किया था बाबू, वो प्लेग समिति के प्रधान थे, प्लेग समिति के चेयरमैन थे। और इनके बारे में कहा जाता है रेंड एवं एमहर्स्ट के बारे में कि ये लोग महिलाओं पे बुरा व्यवहार जाता था प्लेग जांच करने के लिए घरों में, और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था। इसलिए चापेकर बंधु दुखी होके गोली मार दिए। तो यह सब बात भी आपको याद होना चाहिए, एक और से याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है चीजें? समझ में आ रही चीजें? सब लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। आपको बता देते हैं एक चीज और, ये जो चापेकर बंधु ने हत्या किया था 1897 में किया था 22 जून को। ये भी बात याद रखिएगा, 22 जून 1897 ईस्वी को रेंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर दिया था पुणे के ये चित्पावन ब्राह्मण थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
चाय व्यापार के एकाधिपत्य यानी एकाधिकार तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया। बिहार एसआई में पूछ चुका है प्रश्न, तो आपको बता देते हैं। मिलता जुलता प्रश्न पूछा था, सेम प्रश्न नहीं था। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं बाबू, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट नहीं बाबू, 1813 का नहीं 1813 का चार्टर एक्ट नहीं, 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा बाबू, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी एकाधिकार व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और बोला सिर्फ आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार आपका बना रहेगा। यानी ब्रिटिश से यानी इंग्लैंड से कोई भी कंपनी आके व्यापार कर सकती है भारत में, लेकिन वो चाय और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एकाधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा 1833 तक। आपको बता देते हैं। लेकिन 1857 का जब विद्रोह होगा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी एकाधिकार को समाप्त करके सीधा क्राउन के हाथ में चला जाएगा शासन सत्ता। तो दिव्य द विजन ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी है। आपको किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं सर? सिंपल बात है, अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर घूम रही है तो वह वृत्तीय पथ पर घूमने के कारण अभिकेंद्र बल, परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला बल जो होता है सर, जिस बल के चलते कोई भी कण वृत्तीय पथ पर घूमते रहती है, यह बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल क्या ऐसे कहते हैं? केंद्र की ओर लगने वाला बल। हाँ, आ तो गया, उत्तर यही हो जाएगा। परिधि से केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं सर? तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला आभासी बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। याद रखिएगा। 5 का ए नंबर। नेक्स्ट नंबर है 6 नंबर। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? पीतल का रंग फीका पड़ रहा है सर, नाइट्रोजन नहीं सर, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। वायुमंडल में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड बढ़ेगा तो पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। पीतल समझे, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। याद रखिएगा, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, जबकि कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है कांसा। याद रखिएगा, सब कुछ याद रखिएगा, पूछते रहता है। नेक्स्ट नंबर है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है सर? जब प्रकाश एक माध्यम से निर्वात में आ रही है, किसी सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होता है सर? वैसे कंडीशन में होता है बाबू, अभिलंब से दूर जाती है, अपवर्तन होता है। क्या होता है सर? अपवर्तन होता है। ये प्रकाश आ रही है, थोड़ा अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये देख रहे हैं एक एंगल, ये अभी इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण से बड़ा हो गया अपवर्तन कोण, तो इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन किरण कहेंगे। अपवर्तन कर गई भाई, अपवर्तन। यही अपवर्तन बहुत ज्यादा हो जाएगा, माध्यम बहुत सघन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी सर? मुड़ जाएगी उसी माध्यम में प्रकाश, जिसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो वो भी आप सीख लीजिएगा, हम सिखाई देंगे। 7 का ए नंबर है, आप लोग जानते भी होंगे। 8 नंबर है देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है भाई? केंद्र सरकार ने नागरिकों को एक पहचान पत्र दिया है। कौन सा पहचान पत्र सर? यूआईडी नंबर, आधार नंबर सर। तो आधार पहचान का शुभारंभ लगभग 9-10 से हो गया है। 10 में एक मराठी लेडी को पहला दिया गया था 2010 में, तो 9-10 रखिए। 2009 से शुरू हुआ, 10 तक में एक मराठी लेडी सितंबर 10 में दे दिया गया था। 8 का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट नंबर है संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? आपको बता दें, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है सर। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, उत्तर आपका ए नंबर हो जाएगा। इस नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करते हैं बाबू। इस नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन आपको संविधान के भाग 4 में वर्णन मिलेगा। कहाँ पे वर्णन मिलेगा सर? भाग 4 में वर्णन मिलेगा। अनुच्छेद बता दीजिए सर। तो अनुच्छेद बता देते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन मिलेगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन मिलेगा। और बता देते हैं ये किस देश से प्रेरित है सर? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो आपको बताते हैं आयरलैंड से प्रेरित है बाबू। आयरलैंड से प्रेरित है। आयरलैंड, जिसे आप आयरिश संविधान कहते हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आपको बता दें मूल अधिकार का वर्णन आपको भाग 3 में मिलेगा। भाग 3 में मिलेगा। प्रस्तावना, तो खैर प्रस्तावना ही है। प्रस्तावना आपको आगे बताते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? आप जानते हैं, आज तक बस इतना जानते होंगे
कि राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति को देंगे, यदि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन यदि राष्ट्रपति साहब त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसे बताएंगे कि राष्ट्रपति साहब त्याग पत्र दिए हैं? उस ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले उपराष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष को बताएगा कि राष्ट्रपति साहब त्याग पत्र दे दिए हैं, और उसी समय से उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि कालखंड खत्म थोड़ी होगा जी, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दिए या मृत्यु के कारण किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति पदासीन हो जाएंगे राष्ट्रपति के पद पे, और 6 महीना तक, क्योंकि कहा गया है 6 महीना के अंदर चुनाव करवाइए ही करवाइए राष्ट्रपति का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो आपको बता दे बाबू, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। आपको बता देते हैं एक चीज और इससे कि भारत का संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यह सब बात आपको पता होना चाहिए। संविधान जब लागू हुआ था सर, उस समय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची था, और कुछ इसमें। हाँ, रुपया कितना खर्च हुआ था? तो 32,87,263 रुपया। सब कुछ पता होना चाहिए, फैक्ट है, छोटा मोटा एग्जाम में बिहार एसएससी जैसे एग्जाम में आपको पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, निम्न में से अंडे देने वाले स्तनधारी कौन है? अंडे देने वाले स्तनधारी, देखिए जो स्तनधारी किसे कहते हैं? मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाए, वह उस जीव को स्तनधारी जीव कहेंगे। तो स्तनधारी जीव भी अंडा देता है सर। कौतूहल का विषय कौन सर? उदबिलाव या फिर ओपोसम या फिर कंगारू या फिर डक बिल्ड प्लेटिपस। तो आपको बता दें, जो स्तनधारी होते हुए भी अंडा देता है सर, उसे डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं। कैसा होता है देखने में सर? तो दिखा देते हैं। यही डक बिल्ड प्लेटिपस है, ये आपको मिलेगा समुद्र में, पानी में मिलेगा। स्तनधारी होते हुए भी यह अंडा देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? ये जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है सर। बायोडाइवर्सिटी को सबसे अधिक खतरा किससे है सर? भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नम भूमि से, हिमालय में अगम्य आवास से, आरक्षित जीव मंडल बनाना से, या फिर प्राकृतिक आवासों और वनस्पति के विनाश तथा झूम खेती से। तो आगे उत्तर डी नंबर हो जाएगा बाबू उत्तर, कि प्राकृतिक आवास का विनाश कर देंगे, मतलब सभी जंगल को हम काट देंगे। तो कहाँ रहेगा लोग? जैव विविधता खत्म होगा ना जी, लोग नहीं मतलब जीव इतना कहाँ रहेगा? विनाश से। तथा झूम खेती किसे कहते हैं सर? झूम खेती ऐसी खेती होती है जंगल के कुछ हिस्सों को जला के वहां पे खेती कर लिया जाए और फिर दूसरे हिस्सा को जला के खेती किया जाए, ऐसे इसे स्थानांतरित कृषि, कर्तनदान कृषि सब किया जाता है। झूम खेती आदिवासी लोग करता है। उत्तर हो जाएगा आपका 13 का डी नंबर। नेक्स्ट नंबर है, नौका दौड़ किस त्योहार की एक खास विशेषता है? नौका दौड़ अगस्त महीना में अब की बार हुआ था ना जी। तो नौका दौड़ किस त्योहार का एक खास विशेषता है सर? तो नौका दौड़ होता कहाँ है सर? नौका दौड़ तो केरल में होता है सर, वेम्बनाड झील में होता है सर। तो केरल से प्रसिद्ध पोंगल तो तमिलनाडु का है, नवरात्रि उत्तर भारत का है बाबू, जबकि ओणम आपको केरल में मिलेगा। तो आप नहीं भी जानते हैं तो ओणम मान दीजिए, क्योंकि नौका दौड़ यानी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी इसे भी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी। तो ओणम त्योहार के समय में नौका दौड़ होता है। आप ऐसे टीवी में देखते होंगे, बहुत सारा नाव है, उसमें बहुत सारा आदमी है, सब लोग खेलता है, इसे मशीन नहीं लगता, खेलते जीतता है, ट्रॉफी दिया जाता है, जिसे आप नेहरू ट्रॉफी भी कहते हैं। ये केरल में होता है, वेम्बनाड झील में। वेम्बनाड झील एक लैगून झील का उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय, यहाँ पृथ्वीराज विजय बाबू, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है सर? जैनक, जयचंद्र सूरी, चंद्रमदाई, रघुनाथम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है सर? जैनक है, ये नंबर हो जाएगा, जैनक हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, पृथ्वीराज यहाँ विजय की जगह रासो हो जाएगा ना बाबू, रासो। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रमदाई हो जाता, लेकिन पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय का लेखक है जैनक। उत्तर हो जाएगा आपका 15 का ए नंबर उत्तर हो जाएगा। इसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, और पृथ्वीराज के बारे में विशेष वर्णन है। नेक्स्ट है, मत्स्यों की राजधानी कहाँ स्थित है? आप जानते हैं 16 नंबर है और 16 महाजनपद था। कितना वैदिक काल, अब वैदिक काल के बाद अगर
प्रथम ये नगरीय क्रांति पढ़ेंगे, द्वितीय नागरिक क्रांति। प्रथम नागरिक क्रांति तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, लेकिन द्वितीय नागरिक क्रांति आप कहेंगे किसे सर? तो इसे 16 महाजनपद का उदय जब होगा सर, तो उसमें अंग, मत्स्य, मगध बहुत सारा था, सबसे बड़ा मगध था। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी सर? अजमेर नहीं, आमेर, हनुमानगढ़ नहीं भाई, विराटनगर। विराटनगर ये मत्स्य कहाँ है सर? वर्तमान राजस्थान में मत्स्यों की राजधानी। आपको बता दें, महाभारत आप सीरियल देखिएगा ना, महाभारत, या महाभारत में मत्स्य के बारे में वर्णन मिलता है। ये जो क्या नाम है, ये क्या नाम है, भीष्म, भीष्म पितामह की जो सौतेली माता है, तो वो भी मत्स्य देश की राजकुमारी थी, मत्स्य देश की राजकुमारी थी। तो ये भी याद होना चाहिए आप लोग को, 16 का डी नंबर होना चाहिए याद आप लोग को। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आप लोग सब कुछ बताइए, सब कुछ बताइए। क्या है सर? वोल्केनो, स्ट्रोम्बोली, या फिर वेसुवियस, या फिर एटना। तो आपको बता देते हैं, जागृत ज्वालामुखी मतलब सक्रिय ज्वालामुखी कहां सर? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इटली के एटना में जो सर स्ट्रोम्बोली, हाँ स्ट्रोम्बोली नामक एक ज्वालामुखी है, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? स्ट्रोम्बोली। आप देख रहे हैं स्ट्रोम्बोली यही है, भूमध्य सागर में स्थित है, जगमगाते रहता है, इसलिए भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी, मुख्य नदी। मुख्य नदी सहायक नदी है, उसकी मुख्य नदी बताइए। पहला है चंबल की सहायक नदी नर्मदा है, ये बात तो गलत है सर। चंबल की सहायक नदी यमुना है, यमुना की सहायक नदी गंगा। अगर गंगा भी होता शायद हम सही कर सकते थे, नहीं नर्मदा, ये तो सरासर गलत है। एक तो गलत हो गया सर, ये खत्म, ये खत्म। सोन, यमुना, भाई सोन की सहायक नदी गंगा है डायरेक्ट, क्योंकि गंगा नदी में आके सोन मिलती है पटना में, यमुना नहीं होगी सर। तो ये भी खत्म, 2 नंबर भी खत्म, तो सी भी खत्म। तो अब तो उत्तर केवल डी आ गया, 3 सी, डी नंबर केवल 3 आ गया। उत्तर आप इसे लगा दीजिए या तो और चेक कर। मानस ब्रह्मपुत्र एकदम सही है सर। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बाबू। मानस नदी ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। आपको बता दें, मानस एक वन्य अभ्यारण्य भी है असम में। तो उत्तर हो जाएगा केवल डी, केवल 3, डी नंबर उत्तर हो जाएगा 18 का डी नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से मिलता है? छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से कौन सा खनिज मिलता है? आपको बता दें, 1 नंबर बॉक्साइट मिलता है सर, डोलोमाइट मिलता है सर, लोहा मिलता है सर, लोहा इसका मिलता है, टीन मिलता है सर। हाँ टीन तो आपको बता दें, अगर एकाधिकार है टीन का भारतीय राज्यों में, छत्तीसगढ़ के पास है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सर? सभी सही है, ये सभी उत्तर हो जाएगा 19 का डी नंबर। देख रहे हैं ना आप, ढंग से समझिएगा प्रश्न को और बारीकी से देखिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए विदाउट स्किप किए हुए। आप लोग का कमेंट भी हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वीडियो सब लोग लाइक करते रहिए। 20 नंबर है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में वार्षिक वर्षा कौन सा है सर? कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली, पटना, कोलकाता, कोच्चि, पटना, दिल्ली, कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली, कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली, पटना। तो आपको बता देते हैं, ये भारतीय अगर मानचित्र बना ले, हम मानचित्र बना ले, समझ में ढंग से आ जाएगा हमको, आपको भी समझा देंगे ढंग से। ये है, आपको बताते हैं इसमें शहर कौन कौन है? कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली, पटना। कोच्चि, कोच्चि कहाँ है सर? कोच्चि केरल में है सर। कलकत्ता कहाँ है सर? यहाँ है सर। दिल्ली कहाँ है सर? दिल्ली यहाँ, पटना है। पटना कहाँ है सर? यहाँ है। तो आप बताइए, घटते क्रम में कोच्चि में सबसे अधिक वर्षा हो सकती है सर। हाँ, कोच्चि में सबसे अधिक होगा। इन अगर मानचित्र को देखा जाए तो सबसे अधिक वर्षा कोच्चि में ही होगा। कोच्चि के बाद कहाँ होगा सर? वर्षा कलकत्ता में होना चाहिए, कलकत्ता में, क्योंकि दक्षिण पूर्व मानसून की जब बंगाल की खाड़ी शाखा जब उत्तर भारत के मैदान में घुसती है छोटी छोटी चक्रवात के रूप में, सबसे अधिक वर्षा इधर से ही करते जाती है और नमी की मात्रा घटते जाती है। आप आगे आगे जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून बढ़ेगी उत्तर भारत के मैदान में, तो वर्षा की मात्रा घटती रहती है। इसलिए सबसे अधिक कलकत्ता, उसके बाद पटना। अगर पटना पहले भागलपुर है तो भागलपुर में पटना से अधिक, ये है वर्षा की मात्रा। तो कलकत्ता के बाद कौन है सर? दिल्ली। कलकत्ता के बाद दिल्ली नहीं होगा, पटना होगा बाबू। ये खत्म, ये नंबर नहीं होगा। कलकत्ता से कोलकाता और कोच्चि है, तो कोच्चि में अधिक वर्षा होगी, क्योंकि कोच्चि में वर्षा, केरल में सबसे अधिक वर्षा, साथ ही साथ संवहन वर्षा, सालों भर कोच्चि में वर्षा होती रहेगी, क्योंकि कोच्चि तटीय प्रदेश है का, साथ ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तटीय प्रदेश होने के चलते यहाँ पे सालों भर संवहनी वर्षा होती रहेगा, इसलिए यहाँ वर्षावन पाया जाता है। तो कलकत्ता, कोच्चि के बाद कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता के बाद पटना, ठीक है, दिल्ली। हाँ, उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, 20 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 21 नंबर, आशा योजना संबंधित है। देखते हैं, आशा कार्यकर्ता गांव में घूमते रहती है भाई। क्यों घूमते रहती? जिसके घर में भी प्रेग्नेंट महिला है, प्रेग्नेंट महिला का सूची तैयार करना, उसका सही से
मतलब प्रसव करवाना, ये सब बात है। आशा कार्यकर्ता का काम है। तो क्या है सर, निसंतान महिलाओं से, भाई नहीं भाई, निसंतान महिलाओं से नहीं, वृद्धावस्था कल्याण से नहीं, बाल विकास से नहीं, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है आशा दी, आशा बहन जो घूमते रहती है, गांव में घूमते नहीं रहती है, मतलब गांव में घूम घूम के सूची तैयार करती है, किसको सुई लगेगा, किसको पोषाहार चाहिए, सब कुछ आशा कार्यकर्ता करेगी। आशा कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारत में। सब लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है, और एक बात बता देते हैं, आशा योजना की शुरुआत कब हुआ था, ये भी बात आपको बता देते हैं। तो 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में आशा योजना का शुभारंभ हुआ था। ये बहुत कारगर योजना है, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है इसमें प्रसव महिलाओं को। नेक्स्ट नंबर है, कार्टेजोना संधि इनमें से किससे संबंधित है सर? तो आपको बता दें, कार्टेजोना कोलंबिया में होता सर। खाद्य पदार्थ की सुरक्षा से या जैव सुरक्षा से, इसे खाद्य पदार्थ की सुरक्षा या खाद्य पदार्थ की जगह जैव कह सकते हैं, जैव सुरक्षा भी कह सकते हैं, जैव सुरक्षा भी कह सकते हैं आप। एक के मतलब है उसका, जैव सुरक्षा से, खाद्य पदार्थ की सुरक्षा से हो जाएगा उत्तर। कार्टेजोना संधि इनमें से किससे संबंधित है भाई? तो खाद्य पदार्थ की सुरक्षा से, खाद्य पदार्थ की सुरक्षा से। ये कब हुआ था सर? तो 2000 में शुरू हुआ था, 2002 में इसका लास्ट रिपोर्ट आया था कार्टेजोना संधि का। उत्तर हो जाएगा 22 का, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? चीनी यात्री भारत आया था। मेंसांग है, फायान है, इत्सिंग है, बहुत सारा है। तो ये जो हर्षवर्धन के समय आया था भारत सर, तो वो कौन था सर? वैनसांग। फायान नहीं सर, फायान नहीं, वैनसांग हो जाएगा। फायान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। आपको बता दें, वैनसांग जो आया था सर, ये हर्षवर्धन के कालखंड में आया था। सर भूल जाते हैं बार बार इस प्रश्न को। हो से हर्षवर्धन, वे से हंसंग, याद रखिएगा। हो से अलग है फायान, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जोड़ दीजिएगा, लेकिन वो वाला मिला दीजिएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय वाला अपने मिल जाएगा, तो वैनसांग हो जाएगा। तो इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, चलिए यहीं तक था आज का क्लास। तो दिव्य विजन को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। हमारा एसएसबी कॉलेज दक्षिणी सीढ़ी के निकट मॉल के पीछे कहलगांव में क्लास चलता है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। कुछ बातें और कर लेते हैं। आप हमारे इंस्टा और फेसबुक को भी फॉलो कर दीजिए, दिव्य विजन। ब्लड डोनेट कीजिए, रक्तदान महादान है, रक्तदान कीजिए, करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना है। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं कल इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बाय।